नमस्कार, अक्ष एड पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, सीखने में पलायन आधारित है। अब देखिए, सीखने में पलायन यानी कि सीखने में छोड़ देना, बीच में भाग जाना। पलायन का अर्थ होता है भाग जाना या छोड़ देना। सीखने में पलायन आधारित होगा नकारात्मक पुनर्बलन पर। ठीक है, इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़े। खाली स्थान अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अब देखिए, अधिगम के प्राथमिक नियम में से एक होगा। इसमें आप ऑप्शन देख लीजिए, चारों ऑप्शन में से दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, प्रभाव का नियम। ठीक है, अब देखिए, प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम दिया था थार्नडाइक ने। ठीक है, इस होता क्या है, प्रभाव के नियम के अनुसार होता क्या है, यदि हमें किसी कार्य या व्यवहार को करने में सुखद अनुभव प्राप्त होता है, जो रिजल्ट्स हैं हमें अच्छे मिलते हैं, तो उस कार्य को हम बार बार करेंगे या उस व्यवहार को हम बार बार दोहराएंगे। कि अगर उससे रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिले हैं या हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो उस व्यवहार को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, ये होता है प्रभाव का नियम। किसने दिया था? थार्नडाइक ने दिया था। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर। थार्नडाइक के बिल्ली पर प्रयोग के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल में बताया है। ठीक है, उन्होंने एक बिल्ली को बॉक्स में बंद कर दिया था और बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया। अब बिल्ली मांस के टुकड़े को देखकर बिल्ली भूखी थी, तो बार बार प्रयास कर रही थी निकलने का, लेकिन वह उसको बार बार बाहर नहीं निकल पा रही थी। उसने अनेक प्रयास किए लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही थी। नई युक्ति लगाती और फेल हो जाती, फिर नई युक्ति लगाती, फिर फेल हो जाती। अब जो बॉक्स था, बॉक्स के अंदर एक लीवर था, जिस लीवर को दबाने पर ही वो बॉक्स खुलता। तो एक बार बिल्ली उस लीवर को दबा देती है और बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स खुलने के बाद बिल्ली बाहर आकर भोजन प्राप्त कर लेती है। अब बिल्ली को जब भी उस बॉक्स में बंद किया जाता, वो लीवर को दबाती और बाहर निकल आती। इससे थार्नडाइक ने दो नियम दिए थे, त्रुटि का नियम और प्रभाव का नियम। त्रुटि का नियम होता है कि हम कोई कार्य करते हैं या उसे करने का प्रयास करते हैं तो गलती करते हैं। ठीक है, बार बार गलती करते हैं, फिर दोबारा प्रयास करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर प्रयास करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं प्रयत्न और भूल का नियम, प्रयत्न या त्रुटि का नियम। ठीक है, एक बार ऐसा होता है कि हम उस काम को सही कर देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं त्रुटि का नियम और प्रयत्न का नियम, प्रयत्न और त्रुटि का नियम। इसी प्रकार से प्रभाव का नियम मैंने आपको बता दिया है कि यदि किसी काम को करने में हमें सुखद अनुभव हो रहा है या हमें रिजल्ट अच्छे मिले हैं, तो उस व्यवहार को हम बार बार दोहराएंगे। ठीक है, ये होगा प्रभाव का नियम। किसने दिए थे? थार्नडाइक ने दिए थे। आगे बढ़े। निम्न में से किसमें अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए, इसमें थोड़े से शब्द भारी भरकम रहते हैं मनोविज्ञान में, बाकी ये बहुत आसान सी चीज है। ठीक है, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, और पहले समझ लेते हैं ऊर्ध्व उपागम। ऊर्ध्व उपागम क्या होता है? इस उपागम में किसी एक विषय पर या घटना पर गहराई से, विस्तार से और बारीकी से जांच की जाती है। ठीक है, यदि किसी घटना या किसी विषय पर गहराई से या विस्तार से या बारीकी से जांच की जाती है, उसे कहते हैं ऊर्ध्व उपागम। ठीक है, अब अन्वेषण मैंने आपको बता दिया, खोज कहते हैं। तो इनमें से देखिए, आप चारों ऑप्शन को देखिए। चारों ऑप्शन में जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो सही होगा, केस स्टडी। तो यदि हम किसी केस की स्टडी करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? बारीकी से और गहराई से या विस्तृत तरीके से उसकी जांच करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। जब व्यक्ति को एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं, इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, अधिगम अंतरण। इसी प्रकार से एक प्रश्न पिछली वीडियो में आया था कि यदि एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते थे सीखने में स्थानांतरण। ठीक है, इसी प्रकार से सेम ऐसा ही प्रश्न है, एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम अंतरण। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े। जी वाल्स के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। अब देखिए, जी वाल्स का पूरा नाम क्या है? ग्राहम वाल्स। इन्होंने सृजनात्मक चिंतन के चरण दिए हैं। कितने दिए हैं? 4, और चारों चरण आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको मैं बता देता हूँ, इसका क्रम मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला जो क्रम होता है वो है उपक्रम। ठीक है, इसमें जो चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, उन्होंने प्रथम पूछा हुआ है, तो इसका आंसर तो ये वाला होगा, नंबर 4। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही आता है। अब उपक्रम क्या होता है? समस्या से संबंधित जानकारी इकट्ठा करना, परीक्षण और त्रुटि से समस्या को हल करने का प्रयास करना, सभी संबंधित दिशाओं की जांच करना। यदि आपके सामने कोई समस्या है, उससे जुड़ी सभी जानकारी इकट्ठा करना और उनका परीक्षण करना, इसे कहते हैं उपक्रम। यानी कि इसे तैयारी भी कह सकते हो आप।
किसी काम को करने की तैयारी, किसी समस्या को सुलझाने की तैयारी, ठीक है, इसे उपक्रम बोलते हैं। ये पहला होता है, पहला चरण है किसका? सृजनात्मक चिंतन का। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरे पर आता है उद्भवन, ठीक है, उद्भवन या उद्भवन, ठीक है। यहाँ पर पहले नंबर पर जो लिखा हुआ है उद्भवन, इसमें क्या है, यह एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या पर सोचना बंद कर देता है और अचेतन मन में समाधान पर काम करता है, ठीक है। समाधान पर काम होता है किसमें? उद्भवन में। और तीसरे नंबर पर होगा उद्भासन या उदासन, ठीक है, कहीं उदासन लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है उद्भासन। इसमें क्या है, यह वह चरण है जब अचानक कोई नया विचार या समाधान सूझता है, ठीक है। यह आएगा आपका तीसरे नंबर पर उद्भासन। क्या है ये? वह चरण जिसमें अचानक से कोई नया विचार या समाधान सूझता है, ठीक है। और लास्ट चौथा नंबर पे मूल्यांकन, इसको सत्यापन भी कहते हैं। इस चरण में प्राप्त समाधान की वास्तविकता में जांच की जाती है, यदि आवश्यक है तो उसमें संशोधन किया जाता है। अब जो हमारी समस्या सुलझी है या हमने जो विचार आया है, फाइनली उस पर क्या किया जाता है? उसकी जांच की जाती है, क्या ये सही है? यदि उसमें संशोधन की आवश्यकता है तो उसको संशोधन भी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब देखिए मैंने इसके बारे में आपको अभी बताया है। थार्नडाइक ने किया था बिल्ली पर प्रयोग। बिल्ली ने कई प्रयास किए थे बॉक्स से बाहर निकलने के लिए और कई बार उसने गलती की, प्रयत्न करती फिर गलती करती, प्रयत्न करती फिर गलती करती, और एक बार वो लीवर को दबाने में सफल हो गई और बॉक्स से बाहर निकल आई थी, ठीक है। तो यही है उसका प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, या इसे कहते हैं त्रुटि का सिद्धांत भी कह देते हैं। किसने दिया था? ये थार्नडाइक ने दिया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़े। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उस मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाला कौन है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 GW आलपोर्ट, ठीक है, इन्होंने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है? अब देखिए इसमें जो है सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत से संबंधित है ऑप्शन 4 कोहलर, ठीक है। कोहलर के जो गेस्टॉल से संबंधित सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैसे एक है उनका सूझ का सिद्धांत, जिसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये किस पे किया था इन्होंने प्रयोग? ये चिंपैंजी पे किया था। क्या किया था इन्होंने? चिंपैंजी को एक कमरे में बंद करके उससे दूर कुछ केले रख दिए और उसके पास एक छड़ी और कुछ बॉक्स रख दिए, ठीक है। चिंपैंजी ने उस छड़ी और बॉक्स का प्रयोग करते हुए उन केलों को प्राप्त किया। तो कोहलर ने बताया कि यदि हमारे सामने कोई समस्या है या हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं तो पूरी सूझबूझ का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अपनी सूझबूझ का प्रयोग करके उस चीज़ को प्राप्त कर लेंगे, जिस प्रकार से चिंपैंजी ने किया था, ठीक है। तो ये क्या था? कोहलर का नियम था। कौन सा सिद्धांत दिया उन्होंने? सूझ का सिद्धांत, जिसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। यही जो है सीखने के गेस्टॉल सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आगे बढ़ें। भाषा वह घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियमों की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका जो है तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, स्वर विज्ञान। नेक्स्ट, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। देखिए स्मृति कहते हैं किसी भी चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो धारण, स्मरण, पहचानना या तर्क करना। सिर्फ जो तर्क करना है उसमें आपको पुरानी चीज़ अगर याद है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, TAT खाली स्थान द्वारा बनाया गया था। अब देखिए TAT क्या है? TAT एक परीक्षण है, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था ये? मॉर्गन और मरे ने दिया था। तो यहाँ पर चौथा वाला आपका ऑप्शन सही होगा, मॉर्गन और मरे ने। कब दिया था? 1930 में दिया था। तो इसमें क्या करते हैं TAT में? TAT में किसी भी व्यक्ति को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं जो अस्पष्ट होते हैं और उससे कहा जाता है कि इस पर आप कहानियां बनाइए, ठीक है। वो कहानियां बनाता है जिससे उसकी मानसिक दशा का हमें पता चलता है, मानसिक स्थिति का पता चलता है। इसे बोलते हैं TAT या प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। किसने दिया था? मॉर्गन और मरे ने 1930 में। आगे बढ़े। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है। तो चारों ऑप्शन आप देख लो। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाती है कुंठा। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ठीक है, अब देखिए तो आंख के रंग को प्रभावित करता है अनुवांशिकता। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? तो देखिए इसमें चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला है रुचि, दूसरा व्यक्तित्व, तीसरा बुद्धि, चौथा
अवधान। ठीक है, तो सबसे पहले हम आधार आयु को समझ लेते हैं कि आधार आयु होती क्या है। देखिए इसके बारे में समझिए। आधार आयु का मापन बुद्धि से संबंधित है, तो इसमें आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, बुद्धि से संबंधित है। और यह मानसिक आयु का एक आधार प्रदान करती है। यह वह उच्चतम मानसिक आयु स्तर है जिस पर कोई व्यक्ति बुद्धि परीक्षण के सभी विषयों में सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता है। ठीक है, इसे कहते हैं आधार आयु। वह मानसिक आयु जिस पर व्यक्ति बुद्धि के परीक्षण में सभी विषयों के सभी प्रश्नों के सही उत्तर देता है, इसे कहते हैं आधार आयु। ठीक है, तो क्या होता है, किससे संबंधित है, बुद्धि से, आधार आयु। चलिए आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण है। तो देखिए यह होगा विस्थापन का, पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।